हेलो सभी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स को मेरा नमस्कार। और मैं बलजीत यादव एम नर्सिंग कैरियर पॉइंट की ओर से आप सभी लोगों का आज की क्लास के अंदर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज की जो क्लास है इसके अंदर हम एक एमसीक्यू सेशन के बारे में डिस्कस करेंगे आप लोगों से। और ये एमसीक्यू सेशन है, ये आपका जो अभी एक एग्जाम आने वाला है DMER और CHO, इन दोनों एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन दोनों एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इस एमसीक्यू सेशन के अंदर हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ से लगभग हर एक क्वेश्चन का मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा और 50 से 60 क्वेश्चन यहाँ पे आपके क्लियर होने वाले हैं। तो उसके बाद साथियों, एक जरूरी सूचना ये भी है कि इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे टेस्ट सीरीज से भी जुड़ना चाहते हैं तो एक हमारा टेलीग्राम के ऊपर चैनल है एम नर्सिंग कैरियर पॉइंट, उसको आप लोग सभी सब्सक्राइब कर लें। वहाँ पे आपको एक टेस्ट सीरीज फ्री में मिलेगी। उसके अलावा आप लोग यूट्यूब पे जुड़े हुए ही हैं, यहाँ से आपको एमसीक्यू सेशन रोजाना मिलता है। नेक्स्ट मैं आगे बात कर लेता हूँ। साथियों, आज के इस लेक्चर की शुरुआत करने से पहले एक मोटिवेशनल थॉट है जो आप देखें। देखो, कुदरत ने हम सबको हीरा ही बनाया है, बस शर्त यह है जो घिसेगा वही चमकेगा। बिल्कुल सही बात है ये कि कुदरत ने हम सबको लगभग एक समान बनाया, एक जैसा बनाया, सबको दिमाग दिया है। बस शर्त ये है कि उस दिमाग को जो कोई जितना यूज करेगा, उस दिमाग को जितना घिसाएगा, उतना ही वो आदमी चमकता है। इसीलिए मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ साथियों एक बात, कि ये छोटी छोटी जो बातें हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। ये छोटी छोटी बातें एग्जाम में सिलेक्शन दिलाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। और इन छोटी छोटी बातों को मैं आप लोगों से रोजाना डिस्कस करता हूं, तो इनको आप लोग देखना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के हम इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे साथियों ये रहा, सभी रीड आउट कर लें। व्हेन ए पेशेंट इज नॉट अवेयर ऑफ हिज और हर मेंटल इलनेस इट इज कॉल्ड। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि जब एक पेशेंट अपने बारे में अवेयर नहीं है, जागरूक नहीं है अपनी इलनेस के बारे में, तो उसको क्या बोला जाएगा। अपनी मेंटल इलनेस के बारे में जब किसी मरीज के अंदर अवेयरनेस ही ना हो तो उस टर्म को क्या बोला जाएगा। डिसओरिएंटेशन, लैक ऑफ इंसाइट, अनकॉन्शियसनेस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। तो यहाँ पे साथियों अगर आप लोगों ने ए आंसर किया है तो आप बिल्कुल रॉन्ग है। अगर आप लोगों ने यहाँ पे बी आंसर किया है तो आप लोगों का राइट आंसर है यहाँ पे, और बी को लॉक कर दे। एक डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ी होगी साथियों कि मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस क्या होता है। वहाँ पे आपको बताया होगा, जब उनमें डिफ्रेंशिएट किया होगा तो आप लोगों को एक चीज याद आ रही होगी कि वहाँ पे आपसे डिस्कस किया होगा कि मेंटल जो हेल्दी पर्सन होता है उसके अंदर इनसाइट प्रेजेंट होता है, लेकिन मेंटल इलनेस पर्सन के अंदर लैक ऑफ इंसाइट होता है। लैक ऑफ इंसाइट का मतलब ही ये है कि वो अपने खुद के बारे में, मेंटल पावर के बारे में, मेंटल इलनेस के बारे में उसको पता ही नहीं होता, उसको अवेयरनेस ही नहीं होती। ऐसी टर्म को हम क्या बोलेंगे, लैक ऑफ इंसाइट, यानी इंसाइट की कमी देखने को मिलेगी जो पर्सन मेंटली इल होगा उसके अंदर। तो राइट आंसर आप लोगों का क्या है, बी आंसर है। उसके बाद साथियों यहाँ पे देखना एक वर्ड है डिसओरिएंटेशन, और इस डिसओरिएंटेशन का मतलब होता है जब कोई पर्सन टाइम, पर्सन, प्लेस, इन सब चीजों के बारे में ओरिएंटेड ना हो, उसको पता ना हो, या आप कह सकते हैं उनके बारे में डिसओरिएंटेड, कंफ्यूज टाइप का रहे। कैसा टाइप का रहे भाई, कंफ्यूजन रहे उसको। अगर किसी मरीज को कंफ्यूजन रहे टाइम, पर्सन और पैलेस के बारे में, टाइम, पर्सन, पैलेस के बारे में, तब हम उसको बोलते हैं डिसओरिएंटेशन। आप लोगों ने एक एग्जाम्पल सुना होगा, जब भी कोई मरीज हॉस्पिटल के अंदर आता है तो आप लोगों ने उसका ओरिएंटेशन चेक किया जाता है। आप उससे पूछते हैं आपका नाम क्या है, वो अगर सही बताता है तो इसका मतलब वो फुल्ली ओरिएंटेड है। या फिर आप बोलते हैं कि आपके साथ में ये कौन है, आप अभी कहाँ पे हैं, इन सब बातों के, आप कौन से हॉस्पिटल में हैं, इन सब बातों के बारे में आप उससे क्वेश्चन करते हैं। और अगर वो इनका आंसर आप लोगों को सही देता है
इट मीन्स वो आपका वो मरीज कैसा है, ओरिएंटेड है। लेकिन अगर वो इनमें कंफ्यूज होता है बार बार, अगर इनका आंसर सही से नहीं दे पाता है, तो दैट इज इंडिकेट टू डिसओरिएंटेशन। अनकॉन्शियस आप सभी को पता है, जब एक्सटर्नल स्टिमुलस के प्रति जब कोई मरीज किसी प्रकार की रिएक्शन शो ना करे, तो ऐसे मरीज को अनकॉन्शियस बोला जाता है। और लैक ऑफ कंसंट्रेशन, ये बहुत से लोगों में, नॉर्मल लोगों में भी हो सकती है कि हम किसी कारणवश किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर हम कंसंट्रेशन ना बना पाए, तो ये इसका मतलब होता है लैक ऑफ कंसंट्रेशन, लैक ऑफ फोकस, फोकस की कमी हो जाए। तो साथियों मैंने चारों ऑप्शन आपसे डिस्कस किया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्रिएटिंग इमेजिनरी इवेंट्स टू फिल अप द मेमोरी गैप इज नोन एज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों आप लोगों का, बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है। साइकेट्रिक के अंदर एक टर्म आपने सुनी होगी, उस टर्म के अंदर क्या होता है, देखो जब किसी मरीज के अंदर, देखो यहाँ पे आप लोगों को दो वर्ड दिख रहे होंगे, एक है फिल अप, फिल करने के लिए, भरने के लिए, फिल अप दी मेमोरी गैप। अगर किसी मरीज के अंदर जैसे कोई बातचीत कर रहा है और बातचीत के दौरान वो कोई चीज बीच में भूल जाता है, लेकिन जिस चीज को वो बीच में भूल जाता है वहां पे वो कुछ अलग चीज फिट कर देता है, कुछ इमेजिनरी इवेंट्स को वहां पे क्या कर देता है, फिल कर देता है। मैं एक एग्जांपल आप लोगों को दोबारा से बोल रहा हूं कि मान लीजिए एक मरीज है, वो आपको कोई स्टोरी सुना रहा है। क्या सुना रहा है, स्टोरी। और इस स्टोरी को सुनाते हुए वो बीच में क्या हो गया, उसको भूल गया, बाई मिस्टेक उसको कुछ चीजें उसको याद नहीं है। तो वो जहां पे उसको याद नहीं होगा वहां पे वो कुछ और चीज फिट कर देगा, उस मेमोरी गैप को भरने के लिए, उस फिलअप करने के लिए उस गैप को कुछ और चीज आपको सुना देगा। तो ये जो बीच में जो फिट किया है उसने, ये क्या कहलाता है, इस टर्म का नाम क्या है, इस टर्म का नाम आपसे पूछा गया है। तो मैं वापस क्वेश्चन पढ़ देता हूं, क्रिएटिंग इमेजिनरी इवेंट्स टू फिल अप मेमोरी गैप इज नोन एज। कि मेमोरी गैप जब आ जाता है पेशेंट के अंदर कभी, तो उसको वो किसी इमेजिनरी थॉट्स के द्वारा, इवेंट्स के द्वारा उसको फिलअप कर देता है। ये क्या कहलाता है, आप लोग कहेंगे सरकमस्टांसिलिटी, नियोलॉजिज्म, कॉन्फेबुलेशन या कंपल्सन। तो साथियों यहाँ पे आपका राइट आंसर है कॉन्फेबुलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी यहाँ पे ये आप लोगों को ऑप्शन है, सारे के सारे ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक एक का आंसर बताऊंगा आपको क्या होता है। यहाँ पे आप लॉक कर दे, पहले आंसर सी को लॉक कर दे, कॉन्फेबुलेशन बोलते हैं। यानी कॉन्फेबुलेशन से आप समझ सकते हैं कि मेमोरी के बीच में गैप को क्या कर दिया, फिलअप कर दिया इमेजिन इवेंट्स के द्वारा। उसके बाद ये सरकमस्टांसिलिटी क्या होती है, तो आप लोगों ने सुना होगा कि एक मरीज है, देखो कोई स्टोरी सुनाता है और स्टोरी सुनाने के बाद कुछ अननेसेसरी चीजें भी सुनाने लग जाता है। तो जो अननेसेसरी चीजों को सुनाने के बाद वापस वो पॉइंट तक पहुंच जाता है, उस एक्चुअल पॉइंट तक पहुंच जाता है। यानी एक्चुअल पॉइंट से पहले वो कुछ अनर्गल बातें भी आपसे करता है, लेकिन एट लास्ट वो अपने गोल तक पहुंच जाता है। तो इसको बोलते हैं सरकमस्टांसिलिटी। क्या बोलते हैं इसको साथियों, सरकमस्टांसिलिटी। यानी मान लीजिए मैं आपको कोई किसी स्टोरी के बारे में, किसी पर्सन के बारे में आप लोगों को बता रहा हूं, और बताते बताते मैं वहां से हटके कोई तीसरी चीज के बारे में डिस्कस करने लग जाऊं, और फिर डिस्कस करने के बाद वापस उसी पर्सन के ऊपर आके उसकी सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूं, तो ये क्या कहलाएगा, सरकमस्टांसिलिटी। यानी एक पर्टिकुलर टॉपिक से अलग जाके और फिर वापस उसके ऊपर ही आ जाना और उसको पूरा एक्सप्लेन कर देना, यानी एग्जैक्ट गोल तक पहुंच जाता है वो। तो इसको बोलते हैं सरकमस्टांसिलिटी। नियोलॉजिज्म का मतलब होता है नए वर्ड बनाना। ये साइकेट्रिक पेशेंट बनाता है, कोई ऐसे वर्ड बनाता है जिनका मीनिंग वो खुद ही जानता है, उनका मीनिंग कोई ऑथेंटिक मीनिंग नहीं होता, उनका मीनिंग वो खुद ही समझता है। ऐसे वर्ड्स को बोलते हैं नियोलॉजिज्म। जब कोई साइकेट्रिक पेशेंट ऐसे करता है तो उसको नियोलॉजिज्म बोलते हैं। कंपल्सन आप लोगों को पता है, किसी एक्टिविटी को कंपल्स करना, बार बार कंपल्सरी हो जाना, उसी चीज को बार बार करना, रिपीट करना, ये रिपीटेशन कंपल्सन कहलाता है। तो ये साथियों राइट आंसर आप लोग सी करें। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखें, व्हाइल टेकिंग टू साइकेट्रिक क्लाइंट
while talking, taking नहीं है भाई, talking, while talking to psychiatric client, nurse came to know that the client moves from one idea to another which are not related to this phenomena is called as, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन समझे, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, समझा रहा हूं, क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूं कि व्हेन व्हाइल टॉकिंग, जब एक नर्स, जब एक साइकेट्रिक क्लाइंट से एक नर्स बात कर रही है और जब वो उससे बात करती है तो वो जानती है, वो नर्स, उसको पता लगता है दैट कि क्लाइंट है, मरीज है, वो मूव कर रहा है एक आइडिया से दूसरे आइडिया पे, जबकि वो आइडिया, जो दूसरा आइडिया है, वो उस पहले वाले से रिलेटेड नहीं है। दैट इज नोन एज, उसको क्या बोला जाएगा? क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यानी एक नर्स किसी साइकेट्रिक पेशेंट से बात कर रही है और बात के दौरान उसने ऑब्जर्व किया कि मरीज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, एक आइडिया से दूसरे आइडिया पे मूव हो रहा है बार बार, और दूसरा जो आइडिया है वो उसके पहले वाले से रिलेटेड भी नहीं है। तो ये क्या कहलाएगा? इकोप्रेक्सिया, इकोप्रेक्सिया, इकोलेलिया, सर्कमस्टांसलिटी, लूज ऑफ एसोसिएशन। तो साथियों यहाँ पे राइट आंसर आप बताएं, लूज ऑफ एसोसिएशन। आंसर डी को बोल दें आप लोग, लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन, यानी उसका एसोसिएशन सही नहीं है, लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन है। एक बार वो आपसे कहीं पे बैठा है, एक बार हंस रहा है, दोबारा हंसने की बात नहीं है, फिर भी वो हंस रहा है, दूसरे पॉइंट पे चला गया, तो इस तरह वो क्या है, उसकी एसोसिएशन लूजनिंग है, उसके आइडियाज में आपस में क्या नहीं है, एसोसिएशन नहीं है। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखेंगे, इसको बोलते हैं लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन। इसके बाद नेक्स्ट में साथियों बढ़ता हूं। देखो एक वर्ड और आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि इकोप्रेक्सिया क्या होता है। इकोप्रेक्सिया का मतलब होता है किसी पर्सन्स की एक्टिविटी को कॉपी करना। जैसे नर्स जैसा कर रही है, मेडिकल ऑफिसर जैसा कर रहा है, उसी एक्टिविटी को अगर पेशेंट भी वैसे ही करता है, रिपीटेशन ऑफ एक्टिविटी दैट कैरी आउट बाय द अदर्स, दैट इज नोन एज इकोप्रेक्सिया। एक होता है साथियों इकोलेलिया। इकोलेलिया का मतलब होता है रिपीटेशन ऑफ द वर्ड्स दैट इज स्पीक बाय द नर्स, स्पीक बाय द डॉक्टर, कि जो वर्ड डॉक्टर और नर्स के द्वारा बोले गए उन्हीं वर्ड्स को पेशेंट क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, तो इसको बोलते हैं इकोलेलिया। और एक्टिविटी को रिपीट करता है तो दैट इज इकोप्रेक्सिया। सर्कमस्टांसलिटी मैंने बताया था आपको, लूजनेस ऑफ एसोसिएशन, यानी जो दो आइडियाज हैं एक दूसरे के अपोजिट हैं, उनके अंदर एसोसिएशन नहीं है, एक बार उस आइडिया पे जा रहा है, एक बार उस आइडिया पे जा रहा है, तो ये क्या है, लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन। जैसे मान लीजिए पर्सन अभी बात कर रहे हैं हम पढ़ाई की, और बात पढ़ाई की कर रहे हैं, वो कहीं दूसरी जगह पे बात कर रहा है कि वहां पे डांस प्रोग्राम चल रहा है, तो वो उससे रिलेटेड नहीं है वो बात। आंसर आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं मैं, अगले क्वेश्चन की ओर साथियों। और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे ये रहा, अगले क्वेश्चन की ओर आइए। नेक्स्ट है भाई, दैट इज टेम्पररी डिस्चार्ज ऑफ द पेशेंट फ्रॉम द साइकेट्रिक हॉस्पिटल इज रेफर्ड एज। किसी मरीज का टेम्पररी डिस्चार्ज किया जाता है साइकेट्रिक हॉस्पिटल से, तो उस टर्म को क्या नाम बोला जाता है? दैट इज पैरोल, दैट इज एब्सकॉन्ड, दैट इज टर्मिनेशन, दैट इज एस्केप। तो साथियों आप लोग देखो यहाँ पे, जब कोई मरीज है वो टेम्पररी किसी को डिस्चार्ज किया जाता है साइकेट्रिक के अंदर, साइकेट्रिक मरीज को, तो उसको पैरोल बोलते हैं। क्या बोला जाता है? पैरोल। तो राइट आंसर आप लोग यहाँ पे ए को लॉक कर दें। राइट आंसर आपका ए है।
जैसे आप लोगों ने देखा होगा क्रिमिनल भी क्या आते हैं, जेल से पैरोल के ऊपर आते हैं, यानी कुछ दिन के लिए आते हैं, उसके बाद वापस उनको वहां पे जाना होता है। सेम ऐसे ही साइकेट्रिक हॉस्पिटल में कई साइकेट्रिक मरीज ऐसे होते हैं जिनकी कंडीशन थोड़ी ठीक हो जाती है, तो उनको पैरोल पे वापस भेज देते हैं, डिस्चार्ज कर देते हैं। उसके बाद जो निश्चित समय होता है उसके बाद उनको वापस हॉस्पिटल आना होता है, तो ये आपका टर्म पैरोल कहलाता है। एब्सकॉन्ड का मतलब आप सभी को पता होगा, जब कोई मरीज बिना बताए हॉस्पिटल से चला जाता है बिना डिस्चार्ज के, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एब्सकॉन्ड बोलते हैं। ऐसे डिस्चार्ज को एब्सकॉन्ड डिस्चार्ज बोलते हैं कि मरीज है वो गायब हो गया है। टर्मिनेशन का मतलब होता है निकाल देना, किसी को टर्मिनेट कर देना, दैट इज टर्मिनेशन। ये डिस्चार्ज से संबंधित नहीं है। एस्केप का मतलब भी वही होता है, भाग जाना, एस्केप करना। इसके अलावा हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रीड आउट करें। ईगो वर्क्स बेस्ड ऑन दी। ईगो जो वर्ड है, जो ईगो है, ये किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, ये आप लोगों से पूछा गया है। आपने देखा होगा ईड, ईगो और सुपर ईगो, ये तीन वर्ड आपने सुने होंगे, ईड, ईगो और सुपर ईगो। सुपर ईगो, ये तीन वर्ड आपने देखे होंगे। यानी जब साइको एनालिटिकल थ्योरी पढ़ी थी, उस साइको एनालिटिकल थ्योरी के अंदर आपने देखा होगा कि एक पर्सन के अंदर ये तीन स्टेज हो सकती हैं, और ये अलग अलग प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करती है, बेस्ड होती है। तो आपसे पूछा है कि ईगो कौन से प्रिंसिपल पे बेस होती है, तो आपको मैं बता दूं, जो ईगो है दैट इज रियलिटी। ईगो हमेशा किसके ऊपर डिपेंड होती है, कौन से प्रिंसिपल्स पे काम करती है, तो ये बेस्ड होती है रियलिटी। यानी आंसर आप लोग ए को लॉक कर दें, रियलिटी प्रिंसिपल्स के ऊपर आधारित होती है, बेस्ड होती है। इसके अलावा अगली चीज मैं आपको बता दूं, जो प्लीजरेबल है, जो ईड है आपका, जो ईड है, ये ईड आपका प्लीजर के ऊपर, प्लीजर प्रिंसिपल के ऊपर आधारित होता है, और जो सुपर ईगो है आपका, ये परफेक्शन के ऊपर आधारित होता है। उसके बाद आपको तीन क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो गए जो आपको जरूर पढ़े होंगे। स्लाइड में भी मैंने यही लिखा है, स्लाइड नहीं है यहाँ पे। यानी तीन चीजें आप लोग नोट कर लें, जो रियलिटी है ये ईगो के अंदर आती है, ईगो रियलिटी पे आधारित है। ईड है वो आपका प्लीजर प्रिंसिपल्स पे आधारित है, और परफेक्शन है ये सुपर ईगो के ऊपर आधारित है, सुपर ईगो। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है साथियों, ये साइको एनालिटिकल थ्योरी में सिगमंड फ्रॉइड ने बताया था हमें। उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला है आपका स्क्रीन पे, प्यूबर्टी ऑनसेट इन गर्ल्स स्टार्ट विद। जो गर्ल्स होती हैं उनके अंदर प्यूबर्टी है वो कब स्टार्ट हो जाती है, कौन सी एज से स्टार्ट हो प्यूबर्टी है उसका स्टार्ट कौन सी, जो आपको टर्म दिया है इनमें से कौन सी टर्म को देख के आप कहेंगे कि जो गर्ल है, जो लड़की है, उसको प्यूबर्टी स्टार्ट हो गया है, ऑनसेट हो गया है। कौन सी इवेंट्स को देखने के बाद आप ये कहेंगे कि गर्ल्स के अंदर प्यूबर्टी स्टेज स्टार्ट हो गई है, तो आप लोग कहें मीनार के, ग्रोथ स्प्रूट, मीनोपाज, थैलार के। तो यहाँ पे दोनों ही देखो, प्यूबर्टी के जो सिम्टम्स है, प्यूबर्टी के जो साइन है, मीनार के और थैलार के, ये दोनों ही प्यूबर्टी के साइन होते हैं। लेकिन जो सबसे पहले स्टार्ट होता है दैट इज थैलार के। आंसर डी को लॉक कर दे। मैं एक एक का मीनिंग आप लोगों को बता देता हूं। थैलार के का मतलब होता है जो फीमेल है उसके अंदर, जो गर्ल्स फीमेल होती हैं उनके अंदर जो ब्रेस्ट बर्ड्स हैं, जो ब्रेस्ट बर्ड्स हैं, उन ब्रेस्ट बर्ड्स का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, ब्रेस्ट बर्ड्स का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं हम थैलार के। साथ में जो एक्जिला है और जो जेनाइटल ऑर्गन है वहां पे हेयर की स्टार्टिंग भी हो जाती है, इसको आप बोलते हैं थैलार के। यानी थैलार के का मतलब है ब्रेस्ट बर्ड्स का डेवलपमेंट शुरू हो जाना। सबसे पहले अर्ली साइन किसी भी प्यूबर्टी का, गर्ल्स के अंदर प्यूबर्टी का अर्ली साइन माना जाता है, इसको आप लोगों को अर्ली साइन के नाम से भी पूछा जा सकता है। व्हाट इज द अर्ली साइन ऑफ प्यूबर्टी इन ए फीमेल गर्ल्स, तो आप लोग क्या कहेंगे, थैलार के। उसके बाद आपने देखा होगा मीनार के। मीनार के का मतलब होता है कि
जो फीमेल है, जो गर्ल्स है, उसके अंदर प्यूबर्टी के दौरान सबसे पहले फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होता है, उस एज को बोलते हैं मीनार्की। स्टार्टिंग ऑफ द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, दैट इज नोन एज मीनार्की। उसके बाद ग्रोथ स्प्रूट और जो मीनोपोज, मीनोपोज का मतलब होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का बंद हो जाना। कौन सी एज पे मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद होती है? स्टॉप या सीसेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, सीसेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसको बोलते हैं मीनोपोज। और ये अप्रोक्स 45 ईयर्स एज के ऊपर मीनोपोज हो जाता है। मीनार के आप लोगों ने देखा होगा, स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये आपका 13 ईयर्स के ऊपर स्टार्ट हो जाता है। तो आप लोग ध्यान रखें मीनार के, मीनोपॉज, थैलाके। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। क्वेश्चन है फ्लेटिंग एब्डोमिनल पेन ड्यू टू फोलिकुलर ब्लीडिंग कोजिंग पेरिटोनियल इरिटेशन इज कॉल्ड। एब्डोमिनल पेन हो रहा है जो किसके, ड्यू टू फोलिकल ब्लीडिंग, जो किसके द्वारा हो रहा है, फोलिकल्स की ब्लीडिंग के कारण। दैट कोजिंग पेरिटोनियल इरिटेशन, जो पेरिटोनियम को इरिटेशन करता है, ये किस नाम से जाना जाता है? कोर्पस हेमरेजिकम, कोर्पस एल्बिकन्स, मिचल्स स्मर्ज, कोर्पस ल्यूटियम। तो साथियों ये आपने देखा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नर्सिंग ऑफिसर सभी ध्यान दे। देखो आप लोगों ने देखा होगा कि ये मान लीजिए जब किसी भी फीमेल्स के अंदर जो प्राइमरी ऊसाइट है, वो उस प्राइमरी ऊसाइट्स का डेवलपमेंट होता है, बड़े होते जाते हैं। ये प्राइमरी ऊसाइट है मान लीजिए, और ये प्राइमरी ऊसाइट जब डेवलपमेंट होते जाते हैं तो एक दिन क्या बन जाता है, सेकेंडरी ऊसाइट बन जाता है, सॉरी मैच्योर फोलिकल बन जाता है। ये क्या बन जाता है, मैच्योर फोलिकल्स, मैच्योर फोलिकल। एक बार आपको बता रहा हूं, एक बार समझिएगा। फीमेल्स के अंदर, ओवेरी के अंदर जो अंडे बनते हैं वो शुरुआत में कैसे होते हैं, इमैच्योर होते हैं, यानी उनको आप लोग प्राइमरी ऊसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको, प्राइमरी ऊसाइट। ये प्राइमरी ऊसाइट धीरे धीरे ग्रोथ और डेवलपमेंट करते जाते हैं, इनके अंदर मैच्योरेशन होता जाता है, और एक दिन ये क्या बन जाते हैं, मैच्योर फोलिकल्स बन जाते हैं। जब ये मैच्योर फोलिकल्स है, जब ये रप्चर होता है, तो आप लोगों ने दो चीज देखी होंगी साथियों। जब ये रप्चर होता है तो एक तो ये बन जाता है और एक ये बाहर आ जाता है। जो ये बाहर आता है दैट इज सेकेंडरी ऊसाइट। इसको आप लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ऊसाइट, इसको सेकेंडरी ऊसाइट बोलते हैं। और जो ये खोल बच गया, इस खोल को आप लोग बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम। इसको क्या बोलते हैं आप, कार्पस ल्यूटियम। सभी को समझ में आ गया होगा, मैं सारे क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं। प्राइमरी ऊसाइट धीरे धीरे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, मैच्योर फोलिकल्स बनता है। जब मैच्योर फोलिकल्स है, उसका 14th डे पे, 14वें दिन क्या हो जाता है, उसके अंदर ओव्यूलेशन हो जाता है। और ओव्यूलेशन होता है तो रप्चर होता है, और रप्चर होता है तो उसके अंदर ये 14 डेज यहाँ पे कह सकते हैं हम, रप्चर होता है, यहाँ पे ओव्यूलेशन बोलते हैं इसको, ओव्यूलेशन। 14th डे ओव्यूलेशन होता है, और जब ओव्यूलेशन होता है तो ओव्यूलेशन में रप्चर ही होता है, और रप्चर होता है तो सेकेंडरी ऊसाइट आपका बाहर आता है। सेकेंडरी ऊसाइट के बाद ये खोल बच जाता है, इसको कार्पस ल्यूटियम बोलते हैं। और ये कार्पस ल्यूटियम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन करता है जब तक फीमेल के अंदर प्लेसेंटा का निर्माण नहीं होता। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, सबसे ज्यादा इस कार्पस ल्यूटियम के द्वारा ही प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन होता है। मैं आप लोगों को बता दूं, अगर मैक्सिमम हार्मोन पूछे तो आप बताएंगे प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन होता है। यानी ओवेरी ने अंडा दे दिया, सेकेंडरी ऊसाइट। अब देखो जब स्पर्म आएगा तो इस सेकेंडरी ऊसाइट के साथ ही कनेक्ट होके फर्टिलाइजेशन करता है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक चीज और होती है, अगर ये सेकेंडरी ऊसाइट है, इसका फर्टिलाइजेशन ना हो, इसको स्पर्म के साथ कॉन्जुगेट ना किया जाए, तो ये सेकेंडरी ऊसाइट
थोड़े दिन बाद, कुछ समय बाद डेस्ट्रॉय हो जाता है। और डेस्ट्रॉय हो जाता है यानी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो ये कार्पस ल्यूटियम है, ये कार्पस एल्बिकेंस में बदल जाती है। और कार्पस एल्बिकेंस के बाद दोबारा से फिर वापस मेंस्ट्रुअल साइकिल की स्टार्टिंग हो जाती है। तो ये चीज आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड मैंने कुछ बातें आप लोगों को बता दी जो आपको समझ में आई होंगी। कार्पस हेमोरेजिकम का मतलब होता है कि ये कार्पस हेमोरेजिकम का मतलब होता है सेकेंडरी जो फॉलिकल्स हैं, इन फॉलिकल्स के बाद में भी कई बार ब्लीडिंग देखने को मिलती है, उसको हेमरेजिकम बोलते हैं। अब आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी किसी महिला को मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान उसको क्या होने लग जाता है, जब उसके अंदर ये जो प्राइमरी जो आप लोगों ने जो ये देखा होगा, जब ये मैच्योर होते हैं फॉलिकल्स, तो इन मैच्योर फॉलिकल्स से कई बार ये रप्चर होके ये फॉलिकल्स से इंटरनल ब्लीडिंग होती है थोड़ी सी, और वो इंटरनल ब्लीडिंग पेरिटोनियम को क्या करती है, इरिटेट करती है। इसलिए आपने देखा होगा महिला को मेंस्ट्रुअल साइकिल ब्लीडिंग आने से पहले ही उसको मालूम हो जाता है, उसको फीलिंग स्टार्ट हो जाती है। इस फीलिंग को ही बोलते हैं, जो ये पेन वाली फीलिंग होती है, जो एब्डोमिनल पेन होता है, इस साइन को बोलते हैं मिचेल्स मर्ज साइन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आंसर सी को लॉक कर दो, आंसर सी को लॉक कर दो। यानी जब ये फॉलिकल्स यहाँ पे होते हैं, इन फॉलिकल्स के अंदर ही इंटरनल ब्लीडिंग होती है, और वो ब्लीडिंग इरिटेशन करती है पेरिटोनियम को, और उसकी वजह से महिला को पेन की फीलिंग होने लग जाती है। अब वो आपको बोल देगी कि उसको डेट आने वाली है, तो या तो 1-2 घंटे में आ जाती है या 5-4 घंटे में आ जाती है। इसको बोलते हैं मिचेल्स मर्ज साइन। आप लोग दोबारा से मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने से पहले जो पेन होता है उसको बोलते हैं, ब्लीडिंग आने से पहले जो पेन होता है उसको मिचेल्स मर्ज साइन बोलते हैं। इन सब का एक्सप्लेनेशन मैं दे चुका हूँ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि कॉर्पस हेमरेजिकम होता है आफ्टर ओव्यूलेशन। जो ओव्यूलेशन, देखो वो ब्लीडिंग ओव्यूलेशन से पहले थी, बिफोर ओव्यूलेशन से पहले। यहाँ पे मैं देखो एक चीज मैं वापस आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, देखो ओव्यूलेशन तो यहाँ पे जाके हुआ है, ओव्यूलेशन तो यहाँ पे हुआ है, मैंने ब्लीडिंग यहीं पे बताई है, यानी ओव्यूलेशन से पहले ब्लीडिंग हो रही थी और वो इरिटेशन कर रही थी। एक ब्लीडिंग ओव्यूलेशन के बाद में भी होती है, तो उस ब्लीडिंग को आप लोग बोल सकते हैं कार्पस हेमरेजिकम। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। यहां से आप लोग देखें, हाउ मैनी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ए प्राइमरी oocyte और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। देखो चाहे मेल गैमिट्स हो, जो प्राइमरी oocyte है इसको फीमेल गैमिट्स बोलते हैं, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है इसको क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोसाइड नहीं है, स्पर्मेटोसाइट है भाई, CYTE लिख लेना, स्पर्मेटो CYTE, स्पर्मेटोसाइट बोलना है इसको। क्या बोलेंगे इसको भाई, स्पर्मेटोसाइट, साइड मत बोलना है इसको, स्पर्मेटोसाइट। तो ये दोनों ही, चाहे मेल गैमिट्स है चाहे फीमेल गैमिट्स है, ये जो दोनों ही प्राइमरी गैमिट्स है, इनके अंदर क्रोमोसोम्स पूछा है तो आप लोग कहेंगे 33 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, 33, ये आप लोग बोलेंगे 33 पेयर्स क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। 23 जोड़ी क्या पाए जाते हैं, क्रोमोसोम्स इन सेल्स के अंदर। आप लोगों ने देखा होगा जब जायगोट बनता है, जायगोट बनता है तो उस जायगोट के अंदर देखो 23 + 23 यानी 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने होते हैं, 46, 23 फीमेल के 23 मेल के। और इन 23 में भी मैं आपको बता दूं साथियों, तो 22 जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, 22 पेयर्स, वो 22 पेयर्स तो ऑटोसोम होते हैं। क्या होते हैं, ऑटोसोम्स। और जो 1 पेयर है, जो 1 पेयर है वो आपका होता है सेक्स क्रोमोसोम्स। दोनों में ही आप लोग ध्यान रखेंगे, हर एक oocyte के अंदर, चाहे प्राइमरी oocyte हो चाहे स्पर्मेटोसाइट हो, हर एक गैमिट में, चाहे मेल गैमिट हो चाहे फीमेल गैमिट हो, 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स होते हैं। और ये 23 पेयर्स में 22 पेयर्स आपके ऑटोसोम होते हैं, 1 पेयर आपका सेक्स क्रोमोसोम होता है।
अगर आपसे जायगोट में क्रोमोसोम पूछे तो आप 46 क्रोमोसोम बताएंगे। यहाँ पे हमसे प्राइमरी oocyte और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इनके अंदर पूछा है तो आप आंसर सी को लॉक करेंगे। आंसर आपका सी है, आंसर सी को लॉक कर दें आप लोग, ये आपका आंसर बिल्कुल राइट है। उसके बाद 22 पेयर्स आपसे बोलेगा ऑटोसोम्स होते हैं, उसके बाद आपसे 46 पेयर्स बोलेगा तो आप कहेंगे ये आपके किस में होते हैं, जायगोट के अंदर होते हैं। नेक्स्ट मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, व्हाट इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ प्लेसेंटा एंड बेबी। जो बेबी और प्लेसेंटा है इन दोनों के वेट का रेशियो क्या पाया जाता है। तो आपको नॉर्मल वेट इनका पता होगा तो आप रेशियो निकाल सकते हैं। आप लोगों को पता है साथियों कि प्लेसेंटा का नॉर्मल वेट है वो कितना होता है, 500 ग्राम होता है, 500 ग्राम होता है। लेकिन जो बेबी है, जो न्यू बोर्न बेबी होता है, उस बेबी का आप लोगों को नॉर्मल वेट कितना होता है, तो आप लोगों को पता है बेबी का जो नॉर्मल वेट है ये आपका होता है 3000 ग्राम। कितना होता है भाई, 3000 ग्राम, 3 किलो। अब इनको आप लोग काट सकते हैं, 5 से ये 5 एकम 5 और 5 छके 30, यानी आप लोगों से आंसर पूछ रहा है प्लेसेंटा और बेबी का जो वेट का रेशियो है वो क्या है। तो राइट आंसर आप लोग इनमें सर्च कर लें, सी आंसर आपका राइट होगा। आंसर सी को लॉक कर दें, आंसर सी। अगला क्वेश्चन आपको बता देता हूं, अच्छे से सुन लेना। अगर इसको उल्टा कर दे तो भावनाओं पे मत जाना, एग्जामिनर ने ऐसा एक बार किया भी है, आप ध्यान रखना। व्हाट इज द रेशियो ऑफ बेबी एंड प्लेसेंटा वेट। अब बेबी को पहले रख दिया तो ये उल्टा हो जाएगा 6:1। तो आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें फिर आंसर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड एट टर्म। भाई एमनियोटिक फ्लूइड है उसकी नॉर्मल वॉल्यूम कितनी होती है एट टर्म पे, 400 से 500 ml, 500 से 600 ml, 1000 से 1200 ml या 600 से 800 ml। तो आप राइट आंसर बताएंगे, आंसर डी को आप लोग लॉक करेंगे कि नॉर्मल जो एमनियोटिक फ्लूइड है ये 600 से 800 होता है। कितना होता है, 600 से 800 ml होता है, यानी आंसर आपका डी लॉक कर दें आप। आंसर डी आपका राइट है, डी आंसर राइट है, 600 से 800 ml नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड होता है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, आपकी स्क्रीन पे बहुत से एग्जाम में रिपीट होगा, व्हाट इज द नॉर्मल कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड का कलर क्या होता है, अलग अलग कलर होते हैं। मैं आपको एक स्लाइड लेके आया हूं, उसके ऊपर आप लोगों को बताऊंगा भी कौन कौन से कलर का एमनियोटिक फ्लूइड कौन सी डिजीज में देखने को मिलता है, किसको इंडिकेट करता है। ये चारों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो एमनियोटिक फ्लूइड का कलर कैसा होता है, क्लियर, ग्रीनिश, ब्राउनिश, गोल्डन। आप राइट आंसर टिक करेंगे क्लियर, आंसर ए को लॉक कर दें। कैसा होता है, वाटरी क्लियर होता है एमनियोटिक फ्लूइड। नेक्स्ट आप लोग आगे देखें, नोट लगा के मैंने लिखा है, नोट को इसको आप लोग अच्छे से देख लें कि ग्रीन कलर, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि ग्रीन कलर एमनियोटिक फ्लूइड का किस में देखने को मिलता है या किसकी वजह से देखने को मिलता है, तो आप कहेंगे मैकोनियम स्टेन के कारण। मैकोनियम के कारण, मैकोनियम के अकोमुलेशन के कारण एमनियोटिक फ्लूइड कैसा दिखाई देगा, ग्रीन कलर का दिखाई देगा। गोल्डन कलर का एमनियोटिक फ्लूइड दिखाई दे रहा है तो आप कहेंगे RH इनकम्पिटेबिलिटी है या RH आइसो इम्यूनाइजेशन को इंडिकेट करता है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या होता है RH आइसो इम्यूनाइजेशन। तो आप रोजाना हमारे लेक्चर को देखते रहें, आप लोगों से जरूर मैं डिस्कस करूंगा जब ये आएगा। RH इम्यूनाइजेशन के अंदर कौन सा एंटीबॉडी देते हैं, एंटीबॉडी रोगाम देते हैं, एंटी डी जिसको बोलते हैं, कितना mg देते हैं, कब देते हैं, कब इसकी संभावनाएं ज्यादा होती है, तो इसके बारे में मैं एक स्पेशल लेक्चर के अंदर आपको बताऊंगा। उसके बाद है सैफ्रॉन कलर। अगर सैफ्रॉन कलर आपको देखने को मिले तो दैट इंडिकेट टू पोस्ट मैच्योरिटी। अगर पोस्ट मैच्योरिटी के बाद एमनियोटिक फ्लूइड देखेंगे तो वो सैफ्रॉन कलर का होगा। और डार्क कलर का, डार्क ब्राउन कलर का एमनियोटिक फ्लूइड देखने को मिले तो ये इंडिकेट करता है इंट्रा यूटेराइन डेथ को इंडिकेट करता है।
ये 4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये क्वेश्चन आपके साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखें। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, दैट इज कंप्लीट डायलेशन ऑफ सर्विक्स टू बर्थ ऑफ बेबी इज स्टेज एज। आप लोगों ने देखे होंगे लेबर की स्टेज आपसे पूछी गई है कि लेबर की वो कौन सी स्टेज है जो फुली डायलेशन ऑफ सर्विक्स से लेके स्टार्टिंग से लेके और एक्सपल्सन ऑफ बेबी या बर्थ ऑफ बेबी तक किस स्टेज के अंदर इंक्लूड किया है। तो आप लोगों को पता है स्टेज फर्स्ट होती है ये आपकी ट्रू लेबर पेन से, ट्रू लेबर पेन से, ट्रू लेबर पेन से स्टार्ट होती है, ट्रू लेबर पेन टू, ट्रू लेबर पेन टू डायलेशन ऑफ सर्विक्स, डायलेशन ऑफ सर्विक्स, सर्विक्स के डायलेशन से, ट्रू लेबर पेन स्टार्ट होने से और डायलेशन ऑफ सर्विक्स होने तक की जो आपकी स्टेज है इसको आप फर्स्ट स्टेज बोलते हैं। सेकंड स्टेज में यहाँ पे डायलेशन ऑफ सर्विक्स स्टार्टिंग हुआ था, अब फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स, फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स से, फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स से लेके और ये आपकी होती है बर्थ ऑफ बेबी, बर्थ ऑफ बेबी, इसको आप लोग बोलेंगे सेकंड स्टेज। तो आंसर तो आपको मिल गया होगा, आंसर बी को लॉक कर दें आप। थर्ड स्टेज जो होती है लेबर की उसके अंदर क्या होता है, ये आपकी होती है बर्थ ऑफ बेबी से लेके और एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा, इसके अंदर आपका होता है एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा एक्सपल्सन की स्टेज है। फोर्थ स्टेज है ये ऑब्जर्वेशनल स्टेज है, ऑब्जर्वेशनल स्टेज है। ये 4 स्टेज होती हैं लेबर की, आप लोग अच्छे से ध्यान में रखें इनको। नेक्स्ट मैं आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। क्वेश्चन है हमारा द फर्स्ट मिल्क प्रोड्यूस आफ्टर डिलीवरी इज नोन एज, डिलीवरी के जस्ट बाद जो फर्स्ट मिल्क है, द फर्स्ट मिल्क प्रोड्यूस आफ्टर डिलीवरी, डिलीवरी के बाद जो फर्स्ट मिल्क प्रोड्यूस होता है उस मिल्क को किस नाम से जाना जाता है, दैट इज कोलेस्ट्रम, दैट इज लैक्टोज, दैट इज हिंज मिल्क, दैट इज फोर मिल्क। तो आप इसको बोलेंगे कोलेस्ट्रम। क्या बोलते हैं, पहले कुछ आवर्स के अंदर आपका क्या स्टार्ट होता है, कोलेस्ट्रम। तो आप लोग ए को लॉक कर दें। इसके बाद इंपॉर्टेंट है हिंड मिल्क क्या होता है, फोर मिल्क क्या होता है। अगली स्लाइड देखिएगा आप लोग, मैं लेके आया हूं आपके लिए स्लाइड में आपका, ओके डोंट वरी स्लाइड नहीं है यहाँ पे, देखो हिंड मिल्क आप लोग देख लें, हिंड मिल्क है आपका बाद में आता है। हिंड का मतलब जब ब्रेस्ट फीडिंग होती है तो ब्रेस्ट फीडिंग के बाद में जो मिल्क आता है उसको आप लोग बोलते हैं हिंड मिल्क, और फोर मिल्क ब्रेस्ट फीडिंग के स्टार्टिंग में जो फीड होता है दैट इज फोर मिल्क। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन आपका ये रहा, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। एक डिजीज है जिसका क्लासिकल सिम्टम माना जाता है कि कौन सी डिजीज के अंदर प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग देखने को मिलती है, तो आप कहेंगे पाइलोरिक स्टेनोसिस हो जाता है। जो आपकी एक डिजीज होती है जो स्टोमक का जो पाइलोरस पार्ट है उस पाइलोरस पार्ट में स्टेनोसिस हो जाए, नैरोविंग हो जाए उसके अंदर, तो उसको पाइलोरिक स्टेनोसिस बोला जाता है, और उसके अंदर आप लोगों को प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग देखने को मिलता है। ये बच्चों के अंदर देखने को मिलती है ये डिजीज। आंसर आप लोग ए को लॉक कर दें यहाँ पे। इसके अलावा हर्निया में नहीं होता, हर्निया में भाई कोई ऑर्गन है वो डिसेंड हो जाता है अपनी ओरिजिनल एनाटॉमिकल पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे डिसेंड हो जाता है। इम्परफोरेटेड एनस के अंदर भी एनस के अंदर इन्फ्लामेशन वगैरह हो जाता है। अपेंडिसाइटिस, अपेंडिक्स के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन रीजन फॉर अंडर 5 मोर्बिडिटी एंड मोर्टिलिटी। जो 5 साल के से कम, 5 ईयर्स से कम एज तक के बच्चे हैं, 5 साल तक के जो बच्चे हैं उनके अंदर मोर्बिडिटी, मोर्बिडिटी का मतलब होता है सिकनेस दर, और मोर्टेलिटी का मतलब होता है मृत्यु दर। कौन से रीजन के कारण मोर्बिडिटी और मोर्टेलिटी ज्यादा देखने को मिलती है अंडर 5 एज ग्रुप के अंदर? मेल न्यूट्रिशन के कारण,
डायरियल डिजीज के कारण, एस्पाइक्सिया के कारण, ल्यूकेमिया के कारण। तो यहाँ पे आप लोग कहेंगे डायरिया के कारण। सबसे ज्यादा अंडर 5 एज के अंदर मोर्टेलिटी और मोर्बिडिटी किसकी वजह से देखने को मिलती है? डायरियल डिजीज की वजह से। उसके बाद मेल न्यूट्रिशन। अगर डिजीज देखने को मिलेंगी अंडर 5 एज के अंदर, बच्चों के अंदर मोस्टली जो डिजीज है वो मेल न्यूट्रिशन के कारण ससेप्टेबल हो जाते हैं। जो बच्चा मेल न्यूट्रिशन का होगा उसके अंदर डिजीज होने की रिस्क ज्यादा होती है। एस्फाइक्सिया का मतलब होता है बर्थ के दौरान जो बच्चा है वो कुछ एस्पिरेट कर जाता है, उसके रेस्पिरेटरी कैनाल में कुछ चला जाता है एस्पिरेशन, तो उसको एस्पाइक्सिया बोलते हैं। और ल्यूकेमिया आप लोगों को पता है ब्लड कैंसर को बोला जाता है। यानी ल्यूकेमिया के अंदर अनकंट्रोल एबनॉर्मल डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन हो जाता है, मोर देन 1 लाख पर mm³ से ज्यादा। तो ऐसी कंडीशन को आप लोग बोलते हैं ल्यूकेमिया। यानी 10,000 डब्ल्यूबीसी होती है नॉर्मल ज्यादा से ज्यादा, और अगर वो एबनॉर्मल डब्ल्यूबीसी की काउंट 1 लाख से ऊपर हो जाए तो आप लोग कहते हैं ल्यूकेमिया हो गया। यानी आप अनकंट्रोल्ड इमैच्योर एबनॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी ल्यूकेमिया में देखने को मिलती है। उसके साथ ही साथियों, आज का जो सेशन था ये यहीं तक हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही आप लोग बने रहें, आपके DMER और CHO के एग्जाम तक हम लगातार आप लोगों से एक MCQ सेशन डिस्कशन करते हैं रोजाना YouTube के ऊपर। तो आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, शेयर जरूर करें, इसको बिल्कुल भी ना भूलें भाई, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। और उम्मीद भी करता हूं मैं आप लोगों से कि आप लोग उन स्टूडेंट्स तक भी इन चीज़ों को पहुंचाएं जो किसी कारणवश कोचिंग अटेंड नहीं कर पाते या किसी कारणवश फीस नहीं दे पाते इतनी ज़्यादा फीस कोचिंग की। उसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं, इस चैनल के माध्यम से इस चैनल पे आप लोगों को बहुत सी क्लासें नर्सिंग एग्जाम से रिलेटेड, नर्सिंग सिलेबस से रिलेटेड, आपको बहुत सा सिलेबस, आपको पूरा सिलेबस में फ्री आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। तो इस चैनल को आप लोग बिल्कुल सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और शेयर करें। इन्हीं शब्दों के लिए साथ आज के लिए मैं आप लोगों को यहीं पे इस सेशन की दी एंड करता हूं, और एक बार फिर से आप लोगों का धन्यवाद।